हेलो। हाँ तो भाई क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। हम राजस्थान के अंदर झीलें वीलें पढ़ रहे थे भाई। और झीलों में हम आगे कंटिन्यू करते हैं नई झील से, कायलाना झील। तो आप हेडिंग डालना भाई, कायलाना झील। मेन मेन झीलें हमने कवर कर ली है। ये कुछ एक और इम्पोर्टेंट है, और आजकल ना क्या करने लग गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट झीलें नहीं है उनको भी पूछ लेते हैं, मैच करवाना पूछते हैं भाई। चार एक झीलों का नाम दे देंगे और फिर वहाँ पे स्टूडेंट की बत्ती गुल हो जाती है। तो बत्ती गुल बिल्कुल नहीं होगी आपकी अगर यहाँ से रिचार्ज करवाओगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पढ़ते रहिए भाई बस। तो कायलाना झील लिखेंगे भाई, कायलाना है ना। कायलाना झील। इस झील के बारे में क्या लिखना है, सबसे पहले तो एक बात और बताता हूँ। ये झील कहाँ पे पाई जाती है। ये झील है जोधपुर के अंदर। ये फ्रेश वाटर लेक है, आप लिख सकते हैं मीठी झील। और कहाँ पे पाई जाती है, जोधपुर। जो जोधपुर का एक राजा था जसवंत सिंह। एक सेकेंड। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, जोधपुर के अंदर है ये लेक। इस लेक का एक और नाम है सर प्रताप सागर लेक। क्या नाम लिखेंगे, ऑल्सो नोन एज ए सर प्रताप सागर। ये प्रताप कौन है और इनके पीछे सर क्यों लग रखा है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह के भाई हैं ये भाई, सर प्रताप है ना। इनके नाम पे ये इन्होंने बनवाई थी, इसलिए इनका नाम दे दिया भाई सर प्रताप सागर लेक, है ना। झील कह दो या लेक कह दो। कब बनवाई थी, 1872 के अंदर बनवाई थी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें आपको पूछी जाए। कुछ एक इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में पूछ सकते हैं, वो मैंने लिखवाया भी है, बड़ी बड़ी जिसमें भी मैंने बहुत सारे नोट्स बनवाए हैं ना, बहुत सारे पोथी पानड़े, उनके ध्यान रख लो आप मेन तो, बस। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो इसके बारे में एक डायग्राम बनाते हैं भाई। कायलाना झील जोधपुर की झील है। देखिए, आपको पता है कि ये राजस्थान का, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये राजस्थान का मैप है भाई, है ना। ये राजस्थान का मैप है। और यहाँ से एक नदी गुजरती है, आपको पता है, सतलज नदी। मैंने आपको जब दो आप समझाए थे पंजाब वाले सतलज नदी, उसके अंदर एक नदी मिलती है आके, जिसका नाम क्या है, व्यास नदी। हमें कोई मतलब नहीं है इन दोनों नदियों से वैसे तो। ये व्यास नदी इसके अंदर आके अपना पानी डालती है। पंजाब में भटिंडा शहर के आसपास में इस नदी के संगम के किनारे एक बांध जैसा बनाया गया है, जिसको कहते हैं हरि के बैराज। हरि के बैराज, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है भाई फिर। इस बांध से नहर निकाली गई है, जिस नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर। काफी सुनते हैं ना ऐसा नाम, पर पता नहीं है क्या है। आज सुन लो क्या है। ये है IGNP, इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, है ना। तो ये जो है, ये आ गई भाई राजस्थान के अंदर। और इसी में से एक नहर और निकाली गई है, इसी इंदिरा गांधी कैनाल में से। राजीव गांधी कौन है, पता है क्या आपको। ये राजीव गांधी के नाम पे कैनाल निकाल दी, कांग्रेस सरकार का राज था भाई, तो इन्होंने नाम रख दिए। जिसकी सरकार होती है उनमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं भाई। तो राजीव गांधी कैनाल। और ये लिफ्ट कैनाल है भाई। आपको लिफ्ट का मतलब पता ही है, किसी उठा के, अगर किसी एरिया में ढलान में अगर पानी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचाई में लेके के जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कोई ना कोई सोर्स लगता है। उसके थ्रू पानी डाला किस में जा रहा है, ये पानी भर रहा है इस कायलाना झील के अंदर। समझ में आई बात आपको, क्यों बताया जा रहा है। ये कायलाना झील है, इसके अंदर पानी आ रहा है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके अंदर किसी नहर का पानी लाया जा रहा है, इंदिरा गांधी नहर का पानी लाया जा रहा है। तो ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहले तो आप ये डायग्राम बना लो वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हाथों हाथ मेरी बातें सुनो। बना लिया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। हम्म मैंने आपको बोला कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके अंदर IGNP का पानी आता है, इंदिरा गांधी कैनाल का, है ना।
तो आप लिखो पहला पॉइंट फीचर्स के अंदर लिखो, इट इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान, इट इज ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज कनेक्टेड विद IGNP, इंदिरा गांधी नेशनल प्रोजेक्ट है भाई, इंदिरा गांधी कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट IGNP से जोड़ी गई है ना। यह राजस्थान की एकमात्र झील है, यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसे जिसे IGNP के साथ जोड़ा गया है, जिसे IGNP के साथ जोड़ा गया है। अब इस झील का क्या काम है, झील की बात चल रही है, IGNP की बात नहीं चल रही। तो ये कायलाना झील जो है ना, पानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो लिखना दिस लेक प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू जोधपुर, दिस लेक प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर टू जोधपुर। यह झील जोधपुर को जलापूर्ति जोधपुर को पेयजल प्रदान करती है, पेयजल प्रदान करती है। अब जोधपुर के अंदर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं वो इस झील के किनारे ही होते हैं, तो वो वाली चीज़ भी लिखो। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री समझते हैं ना, मिलिट्री क्या होती है? आर परफॉर्म्ड नियर दिस लेक इन जोधपुर, नियर दिस लेक इन जोधपुर। हिंदी में लिखना, जोधपुर में इस झील के किनारे, सॉरी, जोधपुर में इस झील के किनारे सैन्य अभ्यास किया जाता है। फिर देखो एक माचिया सफारी पार्क है, माचिया करके ना उद्यान बनाया हुआ है। हम आगे जब वो वनस्पति और अभ्यारण्य ये सब पढ़ेंगे ना, तब मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको। तो एक बार के लिए आप जो मैं कह रहा हूँ उतना लिख लो और बाकी की बात भूल जाओ। झील के किनारे, झील के किनारे देश का प्रथम, देश का बोल रहा हूँ, देश का प्रथम मरु, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक, वानस्पतिक का मतलब होता है बॉटनिकल, और उद्यान का मतलब होता है गार्डन। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया, ऐसे कोमा करके लिखना, माचिया जैविक उद्यान है। नियर दिस लेक इंडियाज फर्स्ट डेजर्ट बॉटनिकल गार्डन माचिया बायोलॉजिकल पार्क या गार्डन एक ही बात है, बायोलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं भाई कायलाना झील के बारे में। अभी इसी से ही मिलते जुलते नाम की एक और झील पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलायत। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बिना टेंशन के डाल दो, कोलायत, कोलायत झील। ये भी फ्रेश वाटर झील है क्योंकि हम सारी की सारी ब्राइन वाटर लेक्स कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेश वाटर लेक है, ये बीकानेर के अंदर है भाई, वो जोधपुर के अंदर थी, ये बीकानेर के अंदर है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे भाई, कायलाना और कोलायत काफ़ी ज़्यादा मिक्स होता है, तो देखो याद तो है ना, यहीं पे लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, वापस से फिर मिटा दूंगा। कायलाना कहाँ पे है भाई, ये जोधपुर के अंदर है। जैसे देखो इसके अंदर ओ आता है, यहाँ पे जो आता है, मतलब ओ की मात्रा आ रही है ना, उसमें नहीं है ये। कोलायत जोधपुर में नहीं है, ये याद रख, क्या याद रखोगे, कोलायत जोधपुर में नहीं है। तो जोधपुर में कौन सी हो जाएगी, कायलाना, और बची हुई किधर हो जाएगी, बीकानेर के अंदर। समझ में आ रही क्या बात? ऐसी ऐसी सी फालतू सी ट्रिक्स बनानी पड़ती है भाई चीज़ों को याद करने के लिए। नौकरी लगने से मतलब है आपको बस खाली, भले फिर कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, है ना, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर लेक है। अब इसके पीछे की स्टोरी है, कपिल मुनि जो सांख्य गणित जो है ना, उसके जो दाता है, या जिन्होंने सांख्य जो
गणित है वगैरह ऐसी चीज़ें सिखाई थी, सांख्य ज्ञान जिन्होंने दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी चीज़ें, उनका नाम है कपिल मुनि, है ना। ऋषि मुनि इंटेलिजेंट तो होते ही है ना, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। तो कपिल मुनि ने इस झील का निर्माण करवाया था भाई, या करा था, खुद ही तपस्या करी थी, इस झील का निर्माण हुआ था। तो कपिल मुनि ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो आप लिखना बाई कपिल मुनि, बाई कपिल, कपिल मुनि, ठीक है। अब क्या है कि ये झील कपिल मुनि बनवा रहे हैं, तो ये पवित्र तो होगी, पवित्र होगी तो इस झील को गंगा से कंपेयर कर दिया भाई। ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो स्नान होता है वो गंगा के अंदर स्नान कर लिया उसके बराबर ही है। कोई गंगा में स्नान नहीं कर रहा है तो बीकानेर में ये कोलाय झील जो है उसके अंदर स्नान कर लो, मजे आ जाएंगे तुमको। तो लिखो भाई, इसके बारे में लिखना, इस झील में स्नान, इस झील में स्नान को गंगा, गंगा स्नान के बराबर बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी झील को के अंदर स्नान जो है ना वो गंगा के अंदर स्नान के बराबर बताया गया है। कोलायत दे देंगे, पुष्कर दे देंगे, कायलाना भी दे देंगे, कोलायत और कायलाना में कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या लिख रहे थे अपन, अब इंग्लिश में लिखना भाई। बाथिंग या इन दिस लेक, बाथिंग इन दिस लेक इज कंसिडर्ड, bathing in this lake is considered equal to, equal to, ये बाथिंग को बेदिंग भी कहते हैं, अंग्रेज हैं भाई, अपन तो अंग्रेज नहीं, अपन तो राजस्थानी है, एकदम मारवाड़ी लोग। तो बेदिंग इन दिस लेक इज कॉल्ड, बेदिंग इन दिस लेक इज कंपेयर्ड टू, इज इक्वल टू बेदिंग इन रिवर गंगा, रिवर गंगा। गंगा को भी इंग्लिश में गंगीज लिखते हैं भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, यार छोड़ो, अपने को गंगा ही लिखना है। दूसरी बात है, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी और है कि देखो, बीकानेर के अंदर ना चारण फैमिली भी काफ़ी मिलती है, और चारण फैमिली के जो लोग हैं ना वो करणी माता के भगत है भाई, करणी माता को मानते हैं। तो होता क्या है कि करणी माता की सगी बहन है एक गुलाब कंवर करके, उसका बेटा था भाई लाखन। लाखन जो है वो मतलब खेल रहा था इस झील के किनारे, और झील के किनारे खेलते खेलते वो फिसल जाता है, और उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है डूब के। और डूबने से उसकी जो मृत्यु होती है, तो वैसे तो उसको बचा लिया जाता है दोबारा, करणी माता जो होती है, लेकिन जो चारण परिवार के जितने भी लोग हैं ना, चारण कास्ट के जितने भी लोग, वो इस झील में नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई करणी माता ने मना कर दिया कि भाई मेरे जो भी जितने भी लोग हैं वो इस झील में नहीं जाएंगे। तो इस चक्कर में कौन नहीं जाते, तो आप लिखो, करणी माता को, करणी माता को पूजने वाली चारण जाति, करणी माता को पूजने वाली चारण जाति इस झील में, इस झील में स्नान नहीं करती है, या इस झील, इस झील में स्नान नहीं करती है, क्योंकि, क्योंकि करनी माता की बहन गुलाब कंवर, गुलाब है ना, फूल है गुलाब का वाली बात, तो गुलाब कंवर, गुलाब कंवर के पुत्र लाखन, लाखन होता ना, माय नेम इज लखन, लखन भी लिख रखा है कहीं पे, लाखन भी लिख रखा है, कि इस झील में डूबकर मृत्यु हो गई थी। इंग्लिश में लिखना भाई, चारण कास्ट, चारण, चारण कास्ट do not visit this lake, do not visit this lake because Lakhan, Lakhan, son of, son of Gulab Kanwar, Lakhan, son of Gulab Kanwar, drowned in this lake, ये स्पेलिंग नहीं होती शायद इसकी, drowned in this lake, और ब्रैकेट में लिख लेना, गुलाब कंवर के ब्रैकेट में लिख लेना सिस्टर ऑफ करनी माता, सिस्टर ऑफ करनी माता, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि लास्ट क्लास में देखा था कि पुष्कर के अंदर 52 घाट बने हुए,
वैसे के वैसे ही 52 के 52 घाट इस कोलाय झील के ऊपर भी बने हुए हैं। तो वही वाली बातें हैं, जैसे पुष्कर के लिए भी मैंने बोला था कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कार्तिक फुल मून को मेला भरता है, वैसा का ही वैसा मेला यहाँ पे भी भरता है। तो दोनों में कॉमन बात है, 52 घाट उधर है, 52 घाट इधर है, वो भी पवित्र है, ये भी पवित्र है। उसको तो तीर्थ का पांचवा तीर्थ कहते थे, ऐसी ऐसी बातें करी थी उसके बारे में। और इसके अंदर स्नान करना गंगा के अंदर स्नान करने के बराबर बताया गया। तो आप एक लाइन और लिखना इसके बारे में। इस झील पर, इस झील में 52 घाट हैं तथा कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, मेला लगता है, जिसमें जिसमें दीपदान किया जाता है। This lake also has this lake also has 52 ghats and affair is organized on Kartik full moon, Kartik full moon, Kartik full moon, and lamps are lit, LIT। देखो एक बात बताता हूँ, ये झील जो है इसके चारों तरफ पानी तो है ही है, मतलब झील के अंदर भी पानी है, चारों तरफ पानी है। तो इसके साइड में ना कोलाय झील करके सर्च करना, ऐसे ना बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े हरे हरे पेड़ उग रखे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बगीचे में आ गए हो, किसी बड़े से गार्डन में आ गए जिसके चारों तरफ पानी है। और ये मरुस्थल के अंदर हो रहा है, तो मरुस्थल के अंदर तो गार्डन होने पॉसिबल नहीं है ना वैसे देखा जाए तो। मरुस्थलीय एरिया जो होता है ना, जहाँ जहाँ टीले होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मरुद्भिद पादप होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स। तो इसके अलावा प्लांट्स होते नहीं है, तो ऐसा अजूबा बोला जाता है इस झील को। तो इस झील के लिए क्या क्या कहा जाता है, इस झील को लिखना, आप लिखना भाई। इस झील को शुष्क मरुस्थल का शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, भाई ऐसा वैसा उद्यान नहीं, सुंदर उद्यान कहा जाता है। दिस लेक इज कॉल्ड एज दिस लेक इज कॉल्ड एज ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ एरिड डेजर्ट। पर मेरी मान के चलना, हिंदी इंग्लिश वाले भी ये नाम जरूर लिख लेना, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, है ना। ऐसी चीज क्या पता ना पूछे, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान या फिर ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ एरिड डेजर्ट। ये सारी की सारी बातें भाई कोलाय झील की हो गई। हमने सबसे पहले ऊपर कौन सी झील देखी थी, जल्दी से देख लेते हैं। कायलाना झील देखी थी, कंफ्यूज मत होना भाई, ये फ्रेश वाटर लेक है, जोधपुर के अंदर पाई जाती है। सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं इसको। और किसने बनवाई थी, सर प्रताप सागर ने, सॉरी सर प्रताप ने बनवाई थी, जो जसवंत सिंह के बेटे हैं भाई, सॉरी भाई हैं। और 1872 के अंदर उन्होंने बनाई थी। कैसे बनी थी ये झील उससे मतलब नहीं है, इसके अंदर पानी किसका आता है, इसका IGNP का पानी आता है। ये ऐसी राजस्थान की एकमात्र झील है। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थ्रू इसके अंदर पानी आता है, ये भी ध्यान रख लेना वैसे। बाकी आपको IGNP के बारे में ही पूछेगा जो पूछने वाला। ऐसी सी कुछ एक बातें हैं जो इसके बारे में मैंने देखी कि यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती है, और माचिया सफारी पार्क वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जो बोटेनिकल गार्डन है ना, माचिया सफारी पार्क वाला, वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने कोलाय झील देखी। कोलाय झील का नाम कोलायत से हमने क्या देखा था, जोधपुर है, जोधपुर में ओ आता है, मतलब मात्रा में, जय की मात्रा में ओ है, वैसे ही यहाँ पे कोलायत की मात्रा में भी ओ है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कोलायत जोधपुर में नहीं है। ये वाली बात आप याद कर लो, कि मान के चलना आज भले ही आपको याद हो भी जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए, लेकिन बाद में ना भूल जाता है इंसान। तो खुद के साथ में ईमानदार बनना है, कोई बुराई नहीं है चीज़ों को ऐसे करके याद करने में। फिर हमने कुछ एक जो भी बातें थी वो देख ली इसकी, कि क्या है इसके अंदर, चारण परिवार के लोग क्यों नहीं आते हैं, साथ ही साथ में कब मेला भरता है, कितने घाट है, कपिल मुनि ने बनाई थी, है ना। ये सारी चीज़ें हम आगे और देख लेंगे, कपिल मुनि के बारे में भी बात आएगी आगे जब बात। और ये मेले है ना, ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे मत सोचना कि ऐसे पढ़ा दिया। जहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, अब झील पढ़ रहे हैं तो झील की बातें करूँ ना मैं, ज़्यादा सही नहीं है क्या। वरना ये जो माचिया सफारी पार्क है, इसके बारे में 10 लाइनें लिखवानी है, यहीं पे लिखा दूँ। तो वो ऐसे काम नहीं करेंगे। कंफ्यूज नहीं करना है आपको मुझे बिल्कुल भी, जरा सा भी आपके साथ में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हो वो मैं तो नहीं करूँगा भाई, खुद कर लो आप।
फिर नेक्स्ट झील लिखना गजनेर। आप खुद भी नहीं करेंगे मुझे पता है, काफ़ी ईमानदार स्टूडेंट्स हैं। और ये भी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ पे है ये, बीकानेर के अंदर भाई, बीकानेर के अंदर। ये बनवाई किसने थी, गंगा सिंह ने बनवाई थी। महाराणा सॉरी, जो यहाँ के महाराजा है गंगा सिंह, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग राजा रहे हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो खैर छोड़िए, अभी के लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है, आप लिखना है इसके बारे में। भाई भाई, महाराजा गंगा सिंह इन 1920, 1920 में, ठीक है मेरे पीछे 1920 जा रहा है। 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस झील का निर्माण गंग सरोवर नाम से करवाया था। गंग सरोवर, इंग्लिश वाले लिख लो भाई, ऑल्सो नोन एज गंग सरोवर। जैसे ऊपर वाली झील को मैंने क्या बोला, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान बोला ना, ये वाली झील की क्या खास बात है कि इसका पानी इतना ज्यादा साफ है, इतना ज्यादा साफ है कि आप इसमें खड़े खड़े अपना मुंह देख सकते हो भाई। तो कैसे मुंह देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं आप खड़े हैं यहाँ पे ऐसे, ये झील के अंदर आप पूरे के पूरे उत्तीर्ण हो गए ऐसे उल्टे। तो ये कुछ मस्त इतना शानदार दिखता है, ऐसे लगता है कि आपको ये दर्पण है। तो ये झील का दर्पण है, इसलिए इसका एक उपनाम भी दिया गया है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। पानी का शुद्ध दर्पण, है ना, दर्पण जैसा ही काम कर रही है ना, पानी का शुद्ध दर्पण। इंग्लिश वाले भी लिख लो, ऑल्सो नोन एज पानी का शुद्ध दर्पण। और अगर आपकी जरा सी इच्छा है इंग्लिश में भी लिखने का, क्लीन मिरर ऑफ वाटर। वो सुंदर उद्यान है, ये पानी का शुद्ध दर्पण है। तो राजस्थान का नंदन कानन देखा था, वो सिल्लीसेठ झील थी भाई। वैसे कुछ उपनाम है एकदम बिना शर्म के, एग्जामिनर पूछता है और बहुत बार पूछता है। और ऐसी चीज़ें तो आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगी, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई। हम्म। फिर उसके बाद में एक और लेक पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक है, तो आप हेडिंग डालना रामगढ़ लेक, या रामगढ़ क्रेटर लेक लिखो तो मज़ा आ जाए। रामगढ़ कालडेरा झील, रामगढ़ कालडेरा झील। देखो भाई, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, ये 12 के अंदर पाई जाती है। 12 के अंदर जो जियोलॉजिकल स्टडी हुई है उसके अनुसार पता चला है कि वहां पे एक बार में, मतलब एक बार के टाइम पे उल्का पिंड आके गिरा था। उल्का पिंड समझते हैं ना क्या है, कोई भी ऐसी सेलेस्टियल, सॉरी सेलेस्टियल बॉडी तो इंग्लिश में बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो धरती की नहीं है, स्पेस से आई है, उनको बाह्य पिंड कह दो, उल्का पिंड कह दो, सेलेस्टियल बॉडी कह दो, मीटियोराइट्स कह दो, है ना। मीटियोर शावर सुना है आपने नाम, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आसमानी जो पत्थर होते हैं ना, उनकी बारिश होती है, इसको बोलते हैं मीटियोर शावर। तो उस वजह से क्या हुआ, वो ज़मीन के टकराया और बहुत बड़ी एक क्रेटर बन गई, एक बहुत बड़ी खड्डा बन गया, जिसको हम उसके अंदर पानी भर गया बारिश का। आज की तारीख में उसको बोलते हैं रामगढ़ की क्रेटर लेक, या फिर रामगढ़ लेक बोल दो। कहाँ पे है, 12 के अंदर है, फ्रेश वाटर लेक है, पानी है इसके अंदर, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो आप लिखो भाई इसके बारे में। लिखना क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये जो झील जो है ना भाई, झील कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। ऐसे पहाड़ियाँ हैं, जैसे आपको लगेगा कि एक घोड़े की नाल है। घोड़े की नाल क्या होती है पता है क्या आपको, घोड़े के पैर के अंदर नाल लगाई जाती है ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि घोड़े की नाल है। ऐसी पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच में एक खड्डा है, उस खड्डे के अंदर क्या है, कौन सी झील है हमारी, ये क्रेटर लेक है। इसका नाम क्या है, रामगढ़ क्रेटर लेक। ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे करके जो भी ये लेक है, इसका नाम क्या है, रामगढ़ क्रेटर लेक। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे आप। डायग्राम में एक दो चीज़ें लिख लेंगे, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्रेटर लेक को तो काल्डेरा लेक लिख लो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। मीटियोराइट लेक को उल्कापिंड झील लिख लो। देखो हमने एक वोल्केनिक झील भी देखी थी, जो जिसको भी क्रेटर लेक बोला था। पुष्कर के बारे में देखा था क्या ऐसा, और नक्की झील के इनके बारे में देखा था। तो वैसे ही उल्कापिंड से बनी हुई झील को भी क्रेटर, क्रेटर किसको कहते हैं, बहुत बड़ी गर्त को कहते हैं क्रेटर, है ना। उल्कापिंड वाली झील है भाई ये, उल्कापिंड झील। अब आपको लिखवाने की जरूरत है क्या कि ये उल्कापिंड के गिरने की वजह से बनी थी, इतनी तो आप याद रख सकते हो भाई। थोड़े तो इंटरेस्ट आप भी लेते होंगे पढ़ाई में, या नहीं लेते। ये हॉर्स शू शेप हिल्स है, हिंदी में इसको क्या लिख लेंगे, घोड़े की माल नुमा पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के बीच में क्या है हमारी, ये झील। अब देखो एक चीज और है इसके बारे में, यहाँ पे सारस का नाम सुना, सारस पक्षी जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेन, जिसकी बहुत बड़ी चोंच होती है, बहुत बड़ी, है ना। ऐसे ऐसे करके वो सारस पक्षी जो होता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ डायग्राम्स बनाने में, बट फिर भी हंसा देंगे इसको। खैर पता नहीं क्या कर दिया मैंने, जो भी है। सारस पक्षी जो है ना, वो यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं, तो उसके लिए फेमस है भाई ये जगह। तो आप लिखना स्टार्ट करना भाई इसके बारे में। यह झील सारस पक्षी के लिए, सारस पक्षी के लिए फेमस है। दिस लेक इज दिस लेक इज फेमस फॉर क्रेन्स। हिंदी में भी लिख लो भाई चाहो तो, सारस को कहते हैं क्रेन। ये बात हो गई भी इसके बारे में। फिर इसके बाद में एक चीज़ और समझना मेरी आप, हमारे जो भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, नाम देखो, नाम से समझो, मैं लिख देता हूँ अब हम बातें करने की बजाय। जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक, है ना। सर्वे, सर्वेक्षण, है ना। सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की कोई ऐसी कोई ब्रांच है, ऐसा कोई ग्रुप बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है सरकार ने, जो जियोलॉजिकल सर्वे करती है। जियोलॉजिकल सर्वे करा तो इनको पता चला कि भाई ऐसी सी, ये तो एक क्या बोलते हैं, मीटियोराइट लेक है, एक उल्कापिंड से बनी हुई क्रेटर है। उनको पता चला तो उन्होंने इसको लिस्ट विस्ट किया होगा। तो लिस्ट इन्होंने कब किया, वो जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 12 नवंबर, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट है, 2016, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। 12 नवंबर 2016 को इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया जियो टूरिज्म साइट। क्या बना दिया, जियो टूरिज्म साइट, यानी कि भू पर्यटन स्थल। किसने बनाया, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। भू पर्यटन स्थल से क्या मतलब है, भू मतलब धरती, पर्यटन यानी कि ऐसी जगह, मतलब धरती पे, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके पर्यटन करो, साइट स्थल, जगह, ऐसी जगह, ऐसा भूस्थल जहाँ पे पर्यटन हो सके। क्यों हो सके पर्यटन, क्योंकि भाई ये काफी सुंदर है दिखने में, और बनी क्या है, एक किसी एक स्पेशल। हाँ भाई, कैमरा ऑफ हो गया था बीच में। तो जियो टूरिज्म साइट के अंदर किसने मेंशन किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो आप लिखना इसके बारे में लाइन लिखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जीएसआई बोलते हैं वैसे इसको शॉर्ट में। 12 नवंबर 2016 को इस झील को भू पर्यटन स्थल घोषित किया था। भू पर्यटन स्थल घोषित किया था, कर दिया होगा भाई अपने को, क्या मतलब है। फिर उसके बाद में एक चीज, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखवाया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस लेक एज जियो टूरिज्म साइट, डिक्लेयर्ड दिस लेक एज जियो टूरिज्म साइट इन इन या फिर ऑन 12 नवंबर 2016। सिंपल सी बात है, इतनी अंग्रेजी तो आप भी कर सकते होंगे। फिर एक यूनेस्को होता है भाई, ये यूनेस्को क्या करता है, ये भी ऐसे ही सर्वे करता है। यूनेस्को के अंदर जो यूएन है ना, यूएन का, एक सेकंड,
हाँ जी भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, यूनेस्को की बात कर रहे थे ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो गई थी। तो यूनेस्को के अंदर जो यूएन आता है ना, यूएन का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या होता है भाई, मतलब नेशंस यूनाइट हो गए होंगे किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो भाई क्या है, विश्व के बहुत जो शक्तिशाली देश हैं या बहुत सारे देशों ने मिलके एक संगठन बना रखा है। मेनली ये संगठन अमेरिका वालों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में अलग अलग देश इसके अंदर जुड़ गए। आप एक बार के लिए तो मोटा मोटी जान लो, बाद में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझा दूंगा। तो यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस। अब इसके आगे अलग अलग होते हैं, जैसे किस पर्पज से बनाया गया। जैसे इसके अंदर जो ई का मतलब होता है, यहाँ पे ई का मतलब एजुकेशन है भाई, और साइंस का एस का मतलब साइंस है, और कल्चर का सी का मतलब हो जाए, ई का मतलब हो जाएगा कल्चर। इनकी कोई एक संगठन बना ली इन्होंने, यूएन वालों की एक संगठन है। मान लो जैसे कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस नहीं सैमसंग समझ लो, सैमसंग एसी बनाए तो एसी वाली चीज़ हो गई है ना, एसी वाली इंडस्ट्री हो गई। कोई कार बनाए तो, सॉरी कार नहीं, मोबाइल बनाए तो मोबाइल की इंडस्ट्री हो गई। कोई टीवी बनाए तो टीवी की इंडस्ट्री हो गई। अलग अलग इंडस्ट्री हो गई ना एक तरीके से, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, सैमसंग की। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने मिलके अलग अलग पूरे विश्व को सही रखने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है। जिसमें से ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन हो गई, साइंस हो गई, कल्चर हो गई, इसी सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है पूरे देश में। यूनाइटेड नेशंस का मतलब इंडिया थोड़ी होगा खाली, सारे के सारे देश होंगे ना। तो इसने क्या किया, हमारी जो ये रामगढ़ की क्रेटर लेक है ना, उसको 2020 में क्या किया, जियो हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया। जियो हेरिटेज साइट क्या होता है, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा होगा, हिंदी में क्या कहते हैं, भू विरासत स्थल। विरासत किसको कहते हैं, कोई चीज़ जो हमारे क्या बोलते हैं कि हमें मिली हो, प्राप्त हुई हो। जैसे बोलते हैं ना कि यार तुझे तो ये चीज़ विरासत में मिल गई, हमारे होने से पहले ये चीज़ हुई है, हमें ऑलरेडी मिली है, हमने बनाई नहीं है, इसी चीज़ को विरासत बोलेंगे हम तो। हमारे केस में हम पैसों को, जायदाद को, इन सबको बोल देते हैं विरासत। जो जियोलॉजिकल जो स्टडीज़ है उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑलरेडी हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई फ़ायदा हो। जैसे टूरिज्म का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, किसी पे कोई सोने की खदान है, कोई भयंकर जिसमें सोना है, तो उसमें हमारा कोई योगदान थोड़ी है, हमने कोई ऐसे खोद खोद के सोना थोड़ी भरा, नेचुरली है वहाँ पे, उस चीज़ को भी विरासत कह सकते हैं। तो वैसे ही यूनेस्को ने क्या करा, रामगढ़ क्रेटर लेक को क्या किया, 2020 के अंदर जियो हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया। ये देश की पहली ऐसी जगह है रामगढ़ क्रेटर लेक, जिसको क्या कह सकते हो आप, जियो हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हुई यूनेस्को के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ना ऐसे ही ऑफिस के अंदर टेबल टॉक के अंदर ये बात होकर रह जाती है। ये एकदम जो वैलिड इसकी जो कहेंगे ऑफिशियल डेट कहेंगे, वो आती है 2024 के अंदर। तो ये अभी रिसेंटली हुआ ही था, पिछले साल ही। हालांकि नोटिफाई पहले कर दिया गया था, इसलिए हमें ये फर्स्ट का टैग नहीं मिलेगा। 2022 में मेघालय में मेरे ख्याल से जो है वहाँ की एक मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसको 2022 के अंदर नोटिफाई किया था। तो इसलिए इंडिया की फर्स्ट वो है जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज हेरिटेज साइट किसी को भी कह सकते हैं, आपके खेत को भी कह सकते हैं अगर वहाँ पे कुछ स्पेशल हो तो, है ना, आपके घर को भी कह सकते हैं। तो स्पेशल होना चाहिए भाई। तो आप क्या लिखना लिखना प्रारंभ करेंगे भाई, यूनेस्को ने 2024, 2024 लिखेंगे अब। 2024 में कहीं पे अगर आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाए ना कि रामगढ़ क्रेटर लेक जो है वो इंडिया की फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा, तो आप उसको बोल देना कि जाके ना एक वीडियो देख के आप उसको लिंक भेजना भाई इस वीडियो की। तो खैर छोड़ो, यूनेस्को ने 2024 में रामगढ़ झील, रामगढ़ क्रेटर लेक को, रामगढ़ कालडेरा झील को भू विरासत स्थल में शामिल किया था, भू विरासत स्थल में शामिल किया था। यूनेस्को यूनेस्को डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड रामगढ़ क्रेटर लेक एज, रामगढ़ क्रेटर लेक एज जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट इन 2024, 2024। देखो ये हो गई है सारी की सारी मेन झीलें, जितनी भी झीलें पढ़नी थी हमें मेनली पढ़ ली। अब छोटी थोड़ी ना इक्की दुक्की बातों वाली झीलें हैं, तो अब आपका लिखने का काम ज़्यादा रहेगा। बीच में एक दो इंपॉर्टेंट मोटी झीलें हो रहेंगी, उसको भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो आप लिखना भाई, अदर
इंपॉर्टेंट लेक्स, अदर इंपॉर्टेंट लेक्स, उसमें आप सबसे पहली लेक लिखेंगे नंद समंद। अन्य अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसमें से आप सबसे पहले लिखो नंद समंद। ये नंद समंद झील कहाँ पे पड़ती है वो लिखना है खाली, तो ये राजसमंद के अंदर पड़ती है, राजसमंद के अंदर पड़ती है। आप इसके बारे में लिखना, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। इस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। दिस लेक इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद। दिस लेक इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद। सेकेंड झील लिखेंगे, सेकेंड झील का क्या नाम है, भोपाल। वैसे इसका नाम भोपाल होना चाहिए था, भोपाल सागर। उसे भुलक्कड़ वाला भू है ना, भूंगड़े वाला भू, ऐसे बोलते हैं ना कि भूंगड़ा ही बनबनटा ही का, तो वो वाली बात। भूंगड़ा ही बनबनटा क्या होता है पता है क्या आपको? चने चने, भूंगड़े। किसी चीज़ की वैल्यू जरा सी भी नहीं हो ना उसको बोलते हैं, उसके लिए ये मारवाड़ी कहावत है, ये तो भूंगड़ा ही बनबनटा है। तो क्या लिखेंगे आप इसके बारे में, भोपाल सागर जो झील है, भोपाल सागर झील है ये, है ना। तो ये झील जो है ना, ये किसने निर्माण करवाया था, मेवाड़ के आखिरी महाराणा जो है ना, भोपाल सिंह। हम देखेंगे जब ये एकीकरण पढ़ेंगे हम राजस्थान का, तब देखेंगे इनका रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में। आप लिखना स्टार्ट करना भाई, मेवाड़ महाराणा। इनको महाराज प्रमुख भी बनाया था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह इन चित्तौड़, ये लोगों के पीछे गया है चित्तौड़, है ना भाई। आप हिंदी में क्या लिख लेंगे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा चित्तौड़ में निर्मित। अब क्या है वहां पे ना, एक मात्र कुंडिया नाम का एक तीर्थ स्थल चित्तौड़गढ़ के अंदर, उस मात्र कुंडिया स्थान के ऊपर जितनी भी चीजें ना उनके नाम मात्र कुंडिया ही मात्र कुंडिया है। तो वहां पे एक बांध है, उसका नाम है मात्र कुंडिया बांध। उस मात्र कुंडिया बांध से इस भोपाल सागर के अंदर जलापूर्ति की जाती है जब इसके अंदर पानी की कमी होती है। इस चक्कर में इस भोपाल सागर को मात्र कुंडिया झील भी कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इस झील को, इस झील में, इस झील में मात्र कुंडिया बांध का, बांध से जलापूर्ति की जाती है, की जाती है। अतः अतः इस झील को मात्र कुंडिया झील भी कहते हैं। सही है। वाटर इज सप्लाइड, वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम, वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम मात्र कुंडिया डैम। मात्री लिखना इंग्लिश के अंदर, कैसे लिखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा लग गई क्या, मात्री कुंडिया डैम। so so that this lake is also called as मातृकुंडिया लेक, मातृकुंडिया लेक। फिर उसके बाद में एक झील आती है मांडल ताल, जो पाई जाती है भीलवाड़ा के अंदर। कोई ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाना है, हमने मांडलगढ़ देखा हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, देखा हुआ है क्या ऐसा कुछ है, भीलवाड़ा, क्या पता देखा था नहीं देखा था। फिर एक सरदार समंद भाई, सरदार समंद, ये पाली के अंदर है। कैसे याद रखोगे, पाली पाजी ऐसे बोलते हैं ना, पंजाबी जो होते हैं उनको पाजी लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे याद रख लेना भाई, पाली के अंदर है ये। फिर उसके बाद में लिख लो, सरदार समंद तो लिख सकते हो ना इंग्लिश के अंदर, कोई बड़ा नाम थोड़ी है, मांडल ताल भी लिख सकते हो। फिर पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगी, बैथली, बैथली झील, बैथली झील। ये कहाँ पे भाई, ये जालोर के अंदर है। मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ, मेन रोल आपका है भाई।
फिर उसके बाद में एक चोपड़ा झील भी है, प्रियंका चोपड़ा वाली झील, ये भी पाली के अंदर है। चाहो तो पहले लिख सकते थे आप वहाँ पे, जालोर वाली से पहले पाली। प्रियंका चोपड़ा वैसे ही पाली, पी से पाली, पी से प्रियंका। तो भाई ये बात है। फिर उसके बाद में दो तीन एक और देख लो। एक लिखना भाई 7वें नंबर पे, तख्त सागर। तख्त होता ना जिसपे, तख्त ताज, ये तख्त सागर। और एक 8वें नंबर पे आप लिखना उम्मेद सागर। उदय सागर अलग है, उम्मेद सागर अलग है ना। ये दोनों कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर के अंदर। यहाँ तक हुआ क्या, नहीं हुआ तो लिख लो भाई, रुक जाता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, सांस ले लो आप। आपने पॉज भी कर लिया होगा, आप समझदार तो हुई। 9th नंबर पे एक झील लिखेंगे जिसका नाम है बाल समंद झील। बच्चे से संबंध है इस झील का, बाल समंद झील। ये बाल समंद झील के बारे में दो चार डिटेल लिखेंगे, तो आप वैसे ही लिखना स्टार्ट करना। फ्रेश वाटर लेक है, मंडोर जोधपुर के अंदर पाई जाती है। मंडोर रावण का ससुराल है क्या, आपको पता है क्या ऐसा कुछ? नहीं पता है तो देख लेंगे, है कि नहीं है ये भी देख लेंगे, कल्चर में देखेंगे। कल्चर को हम काफ़ी यूनिक वे में स्टार्ट करेंगे, और मान के चलना कल्चर आपको पूरा याद करवा दूंगा, आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो, है ना। रट्टे वैसे नहीं मारने पड़ेंगे ऐसे रटने बैठे हो आप। सर का ये कहना होता है, ये होता है, वो होता है, मज़े आ जाएंगे आपको पढ़ के। लिख लिया कि आपने बाल समंद झील, फ्रेश वाटर लेक है, मंडोर जोधपुर के अंदर है ये। एक प्रतिहार शासक था, 1169 की बात है, 69 नहीं 59 सॉरी, 1159 में। लिखना स्टार्ट करो भाई, 1159 में प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक बालक राव ने, राव ने राव ने इस झील का निर्माण करवाया गया, इस झील का निर्माण करवाया था। ब्रैकेट में लिख लेना जोधपुर को जलापूर्ति। अब ऐसी चीज़ें कुछ नहीं जाती है इन जनरल एग्जाम के अंदर, आपसे पूछ सकते हैं शायद जवाई बांध वाली बात, जवाई बांध जैसी चीज़ पड़ी थी क्या, जोधपुर के अंदर पानी की सप्लाई करता है वो, तो ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। इंग्लिश में लिखना भाई, दिस लेक वॉज बिल्ट बाई, दिस लेक वॉज बिल्ट बाई रूलर, प्रतिहार रूलर, प्रतिहार रूलर बालक राव, बालक राव इन 1159 AD, 1159 AD। एटो डोमिनी पता नहीं ऐसे करके कुछ तो होता है इसका मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के पश्चात, जितने भी ये अपन ये पढ़ते हैं ना, ईसा पूर्व है, ईसा से आज 2025 है, यानी कि ऐसे समझो जो जीरोथ ईयर था, मतलब जीरो वाला ईयर था, उस मोमेंट पे ईसा मसीह की डेथ हुई थी। उसके बाद में एटो डोमिनी बोलते हैं इस चीज़ को, एडी जो होता है ना उसकी फुल फॉर्म में होती है। तो हाँ, ये चीज़ लिख ली ना आपने, ये कितना अजीब सा होता है ना, इसके नाम कोई नहीं रखता है, आप भी मत रखना भाई, किसी के घर पे नाम होता है, किसी का बाबू होता है, किसी का बालक होता है, किसी का छोटू होता है ना, गोलू, ऐसे नाम फिर आप जब बड़े होते हैं ना तब ऐसे अजीब से लगते हैं, जैसे आप ताऊ जी बन जाते हो, छोटू ताऊ जी, बालक ताऊ जी, है ना, कितने अजीब से लगते होंगे, लगते हैं कि नहीं लगते, बाबू, बाबू ताऊ जी, बाबू दादा। तो आतंकवादी जैसे नहीं लगते क्या ऐसे नाम, खैर जो भी है, आप में से भी होंगे किसी न किसी के। फिर बाद में एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे इस झील के बारे में, वो देख लो भैया आप तो। डायग्राम क्या है, एक तरीका होता है कि सब कुछ एक जगह पे तो समेट दिया जाए और आपको ढंग से याद हो जाए, एक मेमोरी बन जाए बढ़िया सी। इस झील का नाम क्या है, बाल समंद। इस बाल समंद झील की खास बात क्या है, इसके अंदर
सूर सिंह नाम के एक राजा ने 8 खंभों की एक छतरी बनवाई थी भाई। सॉरी, महल बनवाया था, छतरी नहीं। अक्सर खंभों की तो छतरियाँ ही होती, पढ़ते आए हैं तो ऐसे रह गया। खैर छोड़ो। 8 खंभों की, खंभों का महल इसके अंदर है भाई, झील के अंदर है ना, बाल समुद्र के अंदर। बनाया किसने था? सूर सिंह ने। इंग्लिश में भी ऐसे लिख लो, 8 पिलर, 8 पिलर पैलेस। 8 का ना, पिलर मतलब स्तंभ, खंबे, पैलेस मतलब महल। ब्रैकेट में लिख लेना सूर सिंह, SURSINGH, सूर सिंह। फिर यहाँ पे एक महाराजा और रहे थे, विजय सिंह। विजय सिंह ने यहाँ पे एक बारादरी का निर्माण करवाया था। बारादरी हमने पहले भी देखी थी ना, खाना सागर के लिए देखी थी क्या? बारादरी, एक तो है बारादरी, और इन्होंने अपनी एक पत्नी के लिए क्या बनवाया था? एक बाग बनवाया। उस बाग का नाम क्या था? जनाना बाग। उस बाग के अंदर कोई भी आदमी नहीं जाना, क्योंकि नाम है उसका जनाना। वाह। हम्म, जनाना बाग। ये दो चीजें किसकी देन है? महाराणा, सॉरी, महाराजा विजय सिंह। देखो, महाराणा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ वाले शासक लगाते थे, जैसे महारावल जोधपुर जैसलमेर वाले लगाते हैं। हम देखेंगे आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनकी। उसके अलावा, उसके अलावा एक चीज और है यहाँ पे, गुलाब सागर नाम का भी एक छोटा सा तालाब है भाई। गुलाब सागर, एक सेकंड। हम्म, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि भाई इस बाल समंद के पास में एक और झील है, छोटी सी झील समझ लो या तालाब समझ लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुलाब सागर। क्या नाम है इसका? गुलाब सागर। और ये गुलाब सागर जो है, ये इसी जो महाराजा विजय सिंह है ना, इस विजय सिंह की एक पासवान थी, उसने बनाया था भाई। पासवान ऑफ महाराजा विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। इसका नाम क्या था? गुलाब कंवर। और एक सेकंड रुकना, इसका नाम क्या था? सॉरी, गुलाब राय। गुलाब राय ने बनाई थी। ये पासवान है। पासवान बेसिकली जो नृत्यका होती है, नृत्य करने वाली, इनको कहते हैं। तो ये गुलाब राय थी, और इसी की याद में एक झालरा भी बनवा दिया, जिसका नाम क्या है? महिला बाग का झालरा। उधर एक एक साइड में जनाना बाग बनाया जा रहा है, इधर महिला बाग का झालरा बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है इसके पास में स्थित है, इसके पास में स्थित है। बाल संबंधित जो झील है इसके पास में स्थित है भाई। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इन चीज़ों को सारी को, और इसी फोटो के अंदर आपको ये ध्यान में आ जाए, तो मुझे नोट्स नहीं लिखाने पड़े। इससे आपका ही फायदा भाई, मेरा कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को 10 सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएंगे लिखवाने के अंदर। लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ शायद, कि अक्सर ऐसी चीज़ों के नुकसान ही है भाई। नोट्स जब ज़्यादा लगते हैं ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता है फिर। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, देखो, पढ़ने का मन नहीं करे तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसा सभी के साथ में होता है। हम लो भी फील करते हैं बहुत बार, हम हाई भी फील करते हैं, जोश भी आता है। ये सारा हार्मोन्स का खेल है। किसी दिन मैं किसी एक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, छोटी मोटी मोटिवेशनल। हम जो भी बिहेव करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो जेनेटिक का फ़र्क पड़ता है कि हमारे अंदर कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो डोमिनेंट है, हमारी कैसी नेचर है उसके बेसिस के ऊपर। साथ साथ में हेल्दी डाइट जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। मान के चलना, अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है। आधी से ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ जिसको आप बोलते हो। और जिस चीज़ के लिए आप भाग भी रहे हो ना, मान लेते हैं कि आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, क्या वो आपको जीवन में सारी चीज़ें दिला सकती है क्या? आपको मर्सिडीज़ लेनी हो, मान लेते हैं आपको 5-10 करोड़ का बंगला खरीदना हो, एक हेलीकॉप्टर खरीदना हो, क्या वो खरीद सकते हो क्या? आकांक्षाएं तो होती है, आप में भी होंगी, सभी में होती है। तो जिस चीज़ के लिए भाग भी रहे हो, क्या वो इतनी वर्थ इट है क्या कि वो आपके सपनों को कम्प्लीट करती है?
मेरी बात इसको कैमरे को भी अच्छी नहीं लगी तो ये बीच में बंद हो गया। खैर जाने दे क्या ये बात, या फिर चलो बता ही देता हूँ थोड़ी सी तो इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ के बारे में हम इतना टेंशन लेते हैं ना। आपके किसी भी चीज़ की टेंशन होगी, भले पढ़ाई जाए एक बार के लिए साइड में, किसी भी चीज़ की टेंशन इतनी वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी जान लगा दो उसके ऊपर। एंग्जाइटी हो रही है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपको खाना नहीं भा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए आप क्या ज़िंदगी भर यहीं पे रहोगे क्या? मतलब ज़िंदगी भर नहीं, सॉरी, 15-20 हज़ार करोड़ साल तक यहाँ पे रहोगे क्या? 100 साल का भी ठिकाना नहीं रहता, 40-50 साल की उम्र भी नहीं होती आजकल लोगों की, ढंग से नहीं लेते हैं इतनी सी उम्र। उस उम्र के लिए आप ऐसे बावड़े हो रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बावड़े हो रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। एटलीस्ट इस दुनिया में क्या है क्या नहीं है, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें, किसी से यारी दोस्ती, किसी के साथ उठना बैठना, कोई मूवी देखना, जितनी भी तुम्हारी इंद्रियां हैं ना, टच की, सेंसेस की, देखने की, खाने की, सुनने की, सबके मजे लो ना। मर जाओगे, मरना ही है, मरना ही है, भले ही चाहे से लग्जरी इकट्ठा करके मरो, ऐसे मरो। तो मेरा तो बस इतना सा कहना है। तो हाँ, ऐसे डीमोटिवेट मत हो जाना कि भाई बाढ़ में जाए। अब तो मैं ऐसे देखता हूँ सारी किताबें असिस्टेंट प्रोफेसर की, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं लात मारता हूँ, फिर बाद में 15-20 मिनट बाद में सोचोगे यार अब क्या करूँ जीवन में। तो डीमोटिवेट नहीं करना है मेरा, आपको बस इतना सही है कि आपका लक्ष्य, आपको एक अचीवमेंट हासिल करने की एक सेंस देनी चाहिए खाली, कि भाई हाँ मैंने लाइफ में, देखो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मैंने ना मेहनत करी थी और मैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा रिजल्ट निकला, मैंने कुछ उत्पादित किया, इसके ऊपर। इस चीज़ के लिए ना आप खुद के ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील कर लो, घमंड मत करना भाई किसी भी चीज़ का। मुकेश अंबानी भी है ना, तो उससे भी ऊपर काफ़ी लोग बैठे हैं। एलन मस्क आज इस दुनिया का सबसे बड़ा टॉप पैसे वाला इंसान है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वही रहेगा ज़िंदगी भर, उससे ऊपर भी कोई आ सकता है ना। तो घमंड तो किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। बाकी खैर इतनी टेंशन मत लो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्योंकि टेंशन करोगे तब वो काम नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करनी थी लेकिन दिमाग में टेंशन घूम रही है। बात तो वही है ना, आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। खैर छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करते हैं, अलग ही माहौल में चले जाओगे वरना आप। हम झीलें पढ़ रहे थे, झीलों के अंदर हमने कहाँ तक झीलें देख ली, हमने बाल समंद झील देख ली भाई। बाल समंद झील के बाद में एक दो झील और देख लें क्या? एक दो झील और देख लेते हैं भाई, फिर बाकी का कुछ जो भी बचेगा वो कल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक झील लिख लो, बुझ झील। ये बुझ झील जो है आपको पता ही है जैसलमेर के अंदर है। जिस भी चीज़ के लिए आप भाग रहे हो ना जीवन में, तो सही में इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उसके लिए एफर्ट, मतलब एफर्ट नहीं, जितनी आप उसके लिए माथे में टेंशन लेके घूम रहे हो। कोई भी हो, भले ही आप किसी भी चीज़ की टेंशन कर रहे हो, मेरे साथ में बैठ जाना और डिस्कस कर लेना कि भाई मैं तो इस दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज़ के लिए टेंशन कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ इतनी प्रेशियस है। हाँ, आपके अगर माता पिता बीमार हैं, जिनके लिए आपको ऐसे लगता हो कि यार इनके बिना जीवन ही नहीं है, देखिए वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाकी उनके केस में भी आपको पता ही है, वो आपके होने से पहले भी थे, और क्या पता वो आपके होने। तो क्या पता वो आपके होने के बाद हो न हो। ये थोड़ा सा क्या है, खुद को ही समझाने वाली चीज़ होती है, इसमें दूसरे का ज्ञान काम नहीं आता है। जहाँ पे ज्ञान काम आता है, पढ़ाई की टेंशन हो या किसी भी इस सेंसिटिव टॉपिक के अलावा, इसमें भी देखो समझाया जा सकता है किसी को, बट ना समझाए तो ज़्यादा ठीक है। उस इंसान को खुद से उभरना चाहिए ऐसी चीज़ों से, और खुद से सीखना चाहिए कि भाई टाइम आ गया है अब इस चीज़ को जाने देने का। तो ये रामदेवरा झील की हेडिंग डालना भाई आप। रामदेवरा झील जो है जैसलमेर के अंदर है। रामदेवरा आपने नाम सुना होगा, रामदेव जी महाराज जो है, हमारे 5 पीर होते हैं, पाबू जी, हड़बू जी, ये मेहा जी, मंगलियार, ये सब रामदेव जी भी जिसमें आते हैं। हम देखेंगे आगे जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब। तो उसमें से एक रामदेव जी भी हैं, जिसका जैसलमेर के अंदर एक मंदिर है जिसको बोलते हैं रामदेवरा। तो ये झील कहाँ पे है? रामदेवरा के अंदर है। और बनाई किसने? बाबा रामदेव ने खुद ने बनाई है। बाबा रामदेव वो वाले नहीं है भाई जो आप पतंजलि वाले देखते हैं, वो अलग चीज़ है। ये रामदेव जी महाराज है जो पीर हैं हमारे, है ना, 5 पीर में से एक पीर। पीर क्या होते हैं? जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों ही इक्वली माने।
उनको पीर कहते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे भाई? बाबा रामदेव, या रामदेव जी लिख लो भाई, ज़्यादा सही रहेगा। बाबा रामदेव इन रामदेवरा, रामदेवरा में बाबा रामदेव द्वारा निर्मित झील, रामदेवरा में बाबा रामदेव द्वारा निर्मित झील, लिख लिया। फिर इसके बाद में इस झील की और तो डिटेल है ना, हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब कल्चर में रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक बातें और करेंगे। तो ये ना, ये झील के अंदर अगर कोई स्नान करता है या फिर पानी लगाता है ना अपने, तो उसका कुष्ठ रोग दूर होता है। लेप्रोसी की बात करी थी हमने पहले, लेप्रोसी क्या होती है? इस झील में, इस झील में कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। इस झील द्वारा या इस झील के जल से कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। लेप्रोसी इज ट्रीटेड बाय द, लेप्रोसी इज ट्रीटेड बाय द होली वाटर, होली होता है ना पवित्र, पवित्र जल, होली वाटर ऑफ दिस लेक। और ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लेना, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज राम सरोवर, राम सरोवर। फिर एक झील और पढ़ लो भाई, बाद में बाकी की झीलें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। गढ़सीसर झील, गढ़सीसर झील जो है वो और देख लेते हैं, GARH, गढ़सीसर झील या गढ़सीसर लेक। ये लेक कहाँ पे है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। ये लेक जो है ना जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर वैसे तो ये बुझ झील ही पूछी जाती है, लेकिन ये गढ़सीसर भी एक दो बार पूछी गई है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे देख लेंगे। इन जैसलमेर आप लिखो, फ्रेश वाटर लेक है, ऑब्वियस सी बात है। बस वो साड़ी का पल्लू कुत्ता फड़े रहे और नावा वगैरह वो सब याद रख लेना। इसके अलावा जितनी बच गई वो फ्रेश वाटर लेक है। बनाई किसने है भाई? महारावल गढ़सी, महारावल गढ़सी इन 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी द्वारा जैसलमेर में निर्मित, 14वीं शताब्दी में। अब दो तीन एक चीज़ें भाई लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो यहाँ पे एक गज मंदिर है, इसी का दूसरा नाम है गज रूपेश्वर शिवालय, रूपेश्वर शिवालय। और एक यहाँ पे है ना लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है जैसलमेर का, जैसलमेर, मैं आपको बताता हूँ, लिखना आप, जैसलमेर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, संग्रहालय है ना, संग्रह हो जिस चीज़ का, म्यूजियम है ना, संग्रह, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे? जैसलमेर ओक कल्चर, ओक कल्चरल म्यूजियम। दोनों नाम लिख लेना भाई, इंग्लिश वाले अच्छा रहता है। ये चीज़ हो गई। फिर साथ साथ में ये झील जो है ना, इसके चारों तरफ है ना एक बढ़िया से कवरिंग करी गई है, परकोटे टाइप बनाए गए, उसमें से एक दरवाजा है भाई, बहुत बढ़िया सा दरवाजा है, काफ़ी ऐसे आर्टिस्टिक वो चीज़ है, उसका नाम भी है, वो चीज़ देख लेंगे हम। गेट बनाया भाई, गेट क्या होता है? गेट पता है ना आपको, जिससे अंदर बाहर जाते हैं, तो वो गेट बनाया है। उस गेट का नाम क्या है? किला की पोल। मत डायग्राम मत बनाना भाई, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करते हैं। किला की पोल, आप तो बस टीला की पोल लिख लो, इंग्लिश वाले भी हिंदी में ही लिख लो, या तिलान ऐसे करते फिरोगे तो फिर तिलान पढ़ते फिरोगे इसको। टीला की पोल, क्या लिखना है इसके बारे में? झील की पाल पर, झील की पाल पर बना कलात्मक, कलात्मक मुख्य द्वार, कलात्मक होता है ना, आर्टिस्टिक, कलात्मक मुख्य द्वार। क्या लिखेंगे? टीला की पोल के बारे में इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मेन डोर, मेन डोर ऑफ द लेक, मेन डोर ऑफ द, मेन डोर ऑफ द पाल ऑफ द लेक, पाल ऑफ द लेक,
झील की पाल जो होती है ना, चबूतरा बोल दो, पाल बोल दो, का मेन डोर है भाई ये। तो ये सब कुछ एक झीलें और हैं, एक क्लास और लगेगी, उसके अंदर हम झीलें ख़त्म करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है। और भाई क्वेश्चन लगाते रहिए, PYQs वगैरह करते रहिए, ताकि हम जब रिवीजन करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए इस चैनल के ऊपर। और अब जल्दी से आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट कर देंगे, हिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे भाई। एक हल्का सा पॉज आ गया उसमें भी। और आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर को, आधी आधी घंटे की क्लास, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास। उससे क्या है कि आपके थकान नहीं होगी, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे आज वाली क्लास में इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है, छोटी छोटी झीलें उनकी जगह जगह है। आपको क्या करना होगा, बार बार में देखना होगा ये कौन सी झील का आनंद संबंध कहाँ पे है, तख्त सागर कहाँ पे। बार बार में पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। अब राहुल के साथ गांधी ही क्यों, राहुल के साथ सोनी क्यों नहीं सही लग सकता, राहुल कुमार, राहुल चौधरी, ऐसे नाम क्यों नहीं सही नहीं लग सकते। आपका अगर कोई दोस्त है राहुल चौधरी, तो आपको राहुल चौधरी नाम काफ़ी हैबिचुअल लगेगा। मेरा कोई दोस्त है, अगर मान लो राहुल सोनी है, या राहुल कुमार है, या राहुल कुमावत है, कुछ भी है, अगर वो है तो मुझे वो नाम थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। बात यही है कि आप जिस चीज़ को बार बार बोलते हो, आपके ब्रेन के लिए वो फेमिलियर हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप तख्त सागर जोधपुर बोलोगे, तख्त सागर जोधपुर, तख्त सागर जोधपुर ऐसे करके याद करोगे, रट्टे लगाने नहीं बैठना है, तोता नहीं बनना है ना। तो तख्त सागर जोधपुर बोलने की आदत पड़ गई ना, तो तख्त सागर के बाद में तुम्हारे दिमाग को साइलेंटली याद हो जाएगा, सबकॉन्शियसली। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं ना, वो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में अपने आप चली जाती है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। जैसे उम्मेद सागर जोधपुर, या जोधपुर उम्मेद सागर, 2-3 बार ऐसे बोल दिया उल्टा पुल्टा, जोधपुर में उम्मेद सागर है, उम्मेद सागर कहाँ पे है, जोधपुर में है। ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे, कैसे चीज़ों को याद किया जा सकता है, लंबा रिटेन किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है भाई। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इस क्लास को एंड करते हैं, और नई क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए। ये सबसे मेन हिदायत है आपको। थैंक यू।